नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दुनिया के सबसे शातिर चोर की कहानी, जिसका नाम था डीबी कूपर। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है और बहुत से रहस्य को सुलझा भी लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की कहानी है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियों को चोर को पकड़ने के लिए 50 से ज़्यादा साल का समय लग चुका है, लेकिन उन्हें आज तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग हाथ में लेकर जेंटलमैन और बिजनेसमैन की तरह अमेरिकी पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर पर बोइंग 727 प्लेन का टिकट $20 में खरीदता है। उस समय अमेरिकी एयरपोर्ट पर ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 18C पर जाकर बैठ जाता है। 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरता है और उड़ान के कुछ देर बाद मिस्टर कूपर अपने लिए बारबन ड्रिंक और एक सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसीलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वह अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीकी खड़ी एक एयर होस्टेस से बात करता है और उसे अपने पास बुलाकर एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि मिस्टर कूपर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वह अपने पर्स में डाल लेती है और उस पर्स स्लिप पर कोई ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर मिस्टर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से वह पर्ची पढ़ने के लिए कहते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर एक बॉम्ब है। अटेंडेंट को उसके साथ बैठने के लिए कहा गया। इसके बाद अटेंडेंट घबरा कर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने के लिए कहती है। तो मिस्टर कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसमें उसे बम दिखाते हैं और अपनी मांग उसके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। अगर उसकी मांग मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। एयर अटेंडेंट डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और अपने और डैन कूपर के हुए बीच जो भी डिस्कशन हुआ उसको पायलट को पूरा बताती है। पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास पहुंचाते हैं। यह खबर FBI और पुलिस तक भी पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका होता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाए बिल्कुल आराम से बैठकर अपना ड्रिंक पी रहा होता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी नोट कर लेते हैं ताकि डैन कूपर को बाद में आसानी से पकड़ा जाए। 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को भी प्लेन के पीछे लगा देती है।
उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उन्हें प्लेन को रेनो नेवेडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई में 100 नॉट्स यानी कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी यानी कि एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर्स खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर अपने पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए हवा में गायब हो जाता है। 10:15 पर खुले हुए एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और पुलिस और FBI एजेंट द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें डैन कूपर की टाई का क्लिप और उसके द्वारा मंगाए गए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जेक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर जंगल और नदियों को कई महीनों तक खंगाला जाता है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसका पैराशूट का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद डैन कूपर पूरी तरह मीडिया में छा जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर से गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया गया था और लोगों को यह नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रख दिया गया और वह हर जगह इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगा कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसीलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से असफल होते हैं। बहुत सी छानबीन के बाद कूपर का कुछ पता नहीं लगा तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, लेकिन उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका क्योंकि कूपर की लाश कभी नहीं मिली। ना पैसों से भरा हुआ बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाए। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्रैम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठे करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोट के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, परंतु बीच के नोट अभी सुरक्षित थे। अधिकारियों ने इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर इनको पहचान लिया कि यह वही नोट थे जो उस रात को डैन कूपर यानी कि DB कूपर को फिरौती के रूप में दिए गए थे और उसके बाद यह जांच फिर से तेजी पकड़ लेती है। नदी के किनारे मिले गए नोट पहले और आखिरी वो सबूत थे जो DB कूपर से मिलते थे। इसके बाद और इससे पहले कभी कोई ऐसा सबूत किसी भी जांच एजेंसी के हाथ नहीं लगा था जो DB कूपर से मिलता हो। अब सवाल ये होता है कि ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे। इस पर बहुत सा विवाद हुआ। किसी का कहना था कि DB कूपर ने ये फिरौती से के मांगे हुए नोटों का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं
और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया। और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोटों के कुछ बंडल कूपर के बैग से नीचे गिर गए, जो यहाँ बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से डीबी कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद इस केस के बारे में सालों साल छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण आखिरकार इस हाईजैकिंग को 45 साल बाद 2016 में FBI द्वारा बंद कर। सवाल उठते हैं कि जब अमेरिकी जेट्स बोइंग 727 का पीछा कर रहे थे जिसमें डीबी कूपर था, और डीबी कूपर जिस समय वहाँ से कूदा तो उन जेट्स को उनका पता कैसे नहीं चला। लोगों का मानना है और FBI टीम का मानना है डीबी कूपर के कूदने से वो नोट उस नदी में गिरे और नदी से बहते बहते वो कोलंबिया के तट पर आए, जहाँ वो 7-8 साल बाद उस बच्चे को मिले। पर जहाँ पर डीबी कूपर कूदा और जहाँ पर वो नोट मिले वो नदी उसके उल्टे डायरेक्शन में बहती थी, तो वो नोटों के बंडल वहाँ तक पहुँचना असंभव था। और तीसरा, लोगों का मानना है कि शायद डीबी कूपर वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ना ही उनके बैग, नोट, पैराशूट, कुछ भी डीबी कूपर से रिलेटेड उनको वहाँ पर नहीं मिला। डीबी कूपर कौन था, वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। बस इतिहास में अपना नाम छोड़ गया, जो आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। डीबी कूपर के फैंस ने एक फ़ैन क्लब भी बनाया, जो हर एक एनिवर्सरी पर वहाँ आकर डीबी कूपर के नाम पर एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वापस फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।